नमस्कार दोस्तों, बुक बैठ की चैनल में आपका स्वागत है। एक देश 12 दुनिया, सुना सुना नाम लग रहा है। इस पुस्तक ने अपने प्रकाशन के 3 साल बाद भी अपनी उपस्थिति पाठकों, समीक्षकों और कुछ संस्थानों में बनाई हुई है। इस पुस्तक की प्रसिद्धि का आलम यह है कि कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑफिसर्स को यह पुस्तक एज ए केस स्टडी पढ़ाई गई ताकि ऑफिसर्स जो हाशिए पर रह रहे लोग हैं उनके प्रति संवेदनशील हो पाए। इसके लेखक हैं श्री शिरीष खरे। लेकिन आज हम एक देश 12 दुनिया की बात नहीं करेंगे। आज हम एक दूसरी पुस्तक की बात करेंगे जो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, नदी सिंदूरी। यह पुस्तक फिक्शन है, संस्मरण है, लेकिन इसमें वास्तविकता के पूरे तत्व मौजूद हैं। इनके लेखन के बारे में श्री काशीनाथ सिंह जी कहते हैं। काशीनाथ सिंह जी से हम सभी परिचित हैं। एक सबसे बड़े कथाकार और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है श्री काशीनाथ सिंह जी को। उन्होंने इनकी अनुशंसा में लिखा था कि युवा लेखक शिरीष खरे का जो लेखन है एक साथ वैचारिक और साहित्यिक कसौटियों पर खरा उतरता है। सही बात है, क्योंकि एक साथ आप वैचारिकी और साथ में साहित्यिक तत्व दोनों बरकरार रख पाएँ, ये अपने आप में चुनौती होती है। श्री शिरीष खरे इसमें सफल होते हैं। नदी सिंदूरी की हम बात करेंगे। नदी सिंदूरी को अगर मैं 2 लाइनों में व्यक्त करना चाहूँ तो लेखक ने चरित्र पे फोकस किया है, जो किरदार हैं उस गांव के, उस पे फोकस किया है और कहानी के प्रारूप की चिंता नहीं की है, जिसके कारण जो कहानी का लोकस है, यानी फोकस चरित्रों पे है, लेकिन इसकी वजह से जो कहानी का लोकस है संस्मरण तक पहुंच गया। यह पुस्तक राजपाल प्रकाशन से प्रकाशित है और पुस्तक का जो कथ्य है, राजधानी से 200 किलोमीटर दूर एक गोंड आदिवासी बहुल गांव में आपस में घुले मिले लोग हैं। गांव का नाम मदनपुर है, जो नदी सिंदूरी के किनारे बसा हुआ है। जो उनका रहन सहन, खान पान और आचार विचार में भी यह घुलाव और मिलाव दिखता है। शहरी कोलाहल से दूर नदी के किनारे यह बसा गांव जीवंतता और विभिन्नता की अभिलाक्षणिकता से युक्त है। यानी इस गांव में जो जीवंतता है और जो विभिन्नता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का भाषा है या फिर एक ही तरह का खान पान है, उसमें एक विभिन्नता है। और यह पुस्तक की अभिलाक्षणिकता भी है, उस गांव की भी और इस पुस्तक की भी। कुछ बातें हैं जो हमें स्पष्ट रूप से यह पुस्तक बताती है कि गांव और शहर का अपना अपना यथार्थ होता है। सही बात है, शहर का कुछ यथार्थ है, गांव का कुछ और यथार्थ है। गांव का आदमी शहर में जब पहुंचता है तो अजनबी बनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उससे बातचीत करने वाले लोग नहीं होते, उसका समाज वहाँ अनुपस्थित होता है और एक अजनबीपन उसको खाए रहता है। जो ग्रामीण सहजता है, जो ग्रामीण लोगों में एक सहजता होती है, कोई बनावटीपन नहीं होता है, इस पुस्तक का केंद्रीय कथ्य है, जो शुरू से अंत तक बिल्कुल नदी की तरह प्रवाहित है, नदी सिंदूरी की तरह। कुछ इसके छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जैसे हम अवधेश का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, कल्लो तुम बिक गई। कल्लो एक गाय है, छोटी सी गाय है। रामदई, हमने टीवी नहीं देखी, बहुत दिनों तक हो सकता है कि टीवी उस समय तक गांव में न पहुंच पाई हो। और जब कछु नहीं तो चोरी ही सही, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो चोरी भी सही है। और धन्नो तो राधा संग गोल हो गयो, यानी जो धन्नो है गोल हो गई है, किसी के साथ निकल गई है। यह पढ़ते हुए समझ में आता है कि लेखक न केवल कथाकार हैं, बल्कि एक श्रोता भी हैं, दर्शक भी हैं। और जैसे लग रहा है कि जो नदी सिंदूरी की यात्रा है खुद लेखक की जीवन यात्रा हो। सात खून माफ और डरियो तो डरियो, मनो अब मत डरियो। ग्रामीण रहन सहन, परिवेश और लेखक के जो बस के साथी हैं उनकी दिलचस्प किस्सों से भरपूर है, जिसमें पाठकों को बहुत ही आनंद आता है। और बड़ों का लिहाज और शील
ग्रामीण संस्कृति के आभूषण रहे हैं, लेकिन इनका रंग अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा है। यह बात एक कहानी के माध्यम से, एक संस्मरण के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है, जिसका नाम है ऐसा कोई नहीं बोलो हमसे आज तक। ऐसा पढ़ते हुए हम लोग को समझ में आता है। इस कथा में आंचलिकता कई बिंदुओं पर श्री रेणु की जो महान रचना है महिला आंचल, उसको स्पर्श करती है। लेकिन आंचलिकता की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी जो मदनपुर और जो नदी सिंदूरी हैं, देश के बहुलांश गाँव के प्रतिनिधि बनकर उभरे हैं। इस कहानी में जो नदी है एक सशक्त पात्र बनकर के उभरी है। गांव के लोग तो अलग अलग पात्र हैं, अलग अलग कहानियों के, लेकिन जो नदी है खुद अपने आप में एक पात्र है, बहुत ही सशक्त पात्र है। और इस माध्यम से, बहुत ही छोटी नदी, इस माध्यम से लेखक ने यह भी दिखाया है कि जो सूक्ष्म नदियां हैं उनका जो अब तक का साहित्यिक वर्णन है बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से सूक्ष्म का एक स्थूल के प्रति विद्रोह भी है। लेखक के शब्दों में अगर इसको समराइज करना चाहें तो कहानी के पात्र अपने आप में सीधे और साधे हैं। उनके बारे में स्पष्ट करने के लिए भाषाई आडंबर और दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खड़ी हिंदी के साथ साथ इसमें बुंदेलखंडी और अंग्रेजी के अपभ्रंशों की भरमार है। यहाँ थोड़ा सा एक डाउट आता है कि यह कहानी संग्रह है या संस्मरण है। तो मैं कहना चाहूँगा, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि लेखक ने चरित्र पर फोकस किया है और कहानी के प्रारूप की चिंता नहीं की है, जिसके कारण इसका जो बिंदु पथ है संस्मरण तक पहुँच गया है। और इसके जो अंतिम लेख है वे दो पत्थर, इसका संकलन का अंतिम लेख है, वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ बचपन का एक प्रसंग है जिसके केंद्र में प्रेम है, और स्वयं लेखक का अनाम प्रेमिका से प्रेम है और गांव का नदी से। अंत में इसको मैं कहना चाहूँगा तो हाशिए पर छूट चुके छोटी नदियों के किनारे बसे ग्रामीण जीवन और उसकी जो संस्कृति है साहित्य को मुख्य धारा में लाने का प्रयास श्री शीर्ष खरे जी ने किया है। लेखक की जो कथेतर से जो नॉन फिक्शन एक देश भारत दुनिया लिखी थी, उससे नदी सिंदूरी तक की यात्रा है। इसके लिए लेखक को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आप लोग इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।